वेलकम टू टीच टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था एंड ब्रिटिशर्स के आने के बाद फॉरेन ट्रेड इंडिया का कैसे अफेक्ट हुआ। ठीक है, आया समझ में। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस आपको पढ़ाई थी जिसमें हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया का कैसा था एंड ब्रिटिशर्स के आने के बाद एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे अफेक्ट होने लगा। सेम वही चीज हम इस वीडियो में फॉरेन ट्रेड में पढ़ेंगे। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम बात करें फॉरेन ट्रेड की कि फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है, तो इंडिया जब बाहर की कंट्री से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड। ठीक है, आया समझ में। तो यहां पर क्या देके रखा हुआ है, इंडिया हैज बीन एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने अभी से या कुछ टाइम से चालू किया है फॉरेन ट्रेड करना। ठीक है, ये पहले से ही एंशिएंट टाइम से ही चला आ रहा है, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी इंडिया का अच्छा खासा फॉरेन ट्रेड होता था। ठीक है, आया समझ में। However, the restrictive policy adopted by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. अब बोला जा रहा है कि जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, जैसे ही कॉलोनियल गवर्नमेंट आई हमारी कंट्री में, तो उसने कुछ रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज बनाई, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई, कुछ ऐसी लिमिटेड पॉलिसीज बनाई जिससे फॉरेन ट्रेड इंडिया का अफेक्ट होने लगा और घटने लगा। ठीक है, आया समझ में। The state of India's foreign trade during British rule is discussed as under, मतलब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि फॉरेन ट्रेड का क्या स्टेट रहा, क्या हालत रही ब्रिटिशर्स के आने के बाद। ठीक है, मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट आने के बाद कैसे फॉरेन ट्रेड अफेक्ट हुआ वो हम अब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देके रखा है, प्यारा सा चार्ट देके रखा है जिसमें स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल देके रखा है, इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा रहा ब्रिटिश रूल के आने के बाद। ठीक है, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मतलब जैसे ही कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया में आए, ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में आई, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया को क्या बना दिया, एक्सपोर्टर बना दिया प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। प्राइमरी प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल। तो इंडिया को उन्होंने क्या बना दिया, एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। मतलब इंडिया क्या करती थी, यहां पर रॉ मटेरियल बाहर बेचती थी। ठीक है, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो फाइनल प्रोडक्ट्स रहते थे जो बाहर से बनकर आते थे, उन्होंने क्या बना दिया, इंडिया को इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। मतलब बाहर से इंडिया में क्या आ रहा था, फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा था। जो रॉ मटेरियल इंडिया बाहर बेचती थी उससे क्या आता था, उससे फाइनल प्रोडक्ट बन के इंडिया में आता था। ठीक है, सबसे पहली चीज तो उन्होंने ये करी। ठीक है, सेकंड क्या है, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने मोनोपोली कंट्रोल बना दिया, मतलब एकाधिकार कर लिया किस पे, इंडिया पे। ठीक है, फॉरेन ट्रेड पे। ठीक है, आया समझ में। मतलब सिर्फ ब्रिटिशर्स ही थे, सिर्फ कॉलोनियल गवर्नमेंट ही थी जो इंडिया की हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करती थी, क्योंकि उन्होंने मोनोपोली हासिल कर ली थी। ठीक है, आया समझ में, मतलब एकाधिकार हासिल कर लिया था। फिर उसके बाद ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के आने के बाद जो इंडिया की वेल्थ है वो ड्रेन होने लगी, कम होने लगी। ठीक है, आया समझ में। तो ये सब हालत होने लगी किसकी, हमारी इंडिया की, जैसे ही ब्रिटिशर्स हमारी इंडिया में आए। ठीक है, इसको हम और अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले तो क्या देके रखा है, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। उसमें क्या देके रखा है, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, कॉटन हो गया, वूल, शुगर, इंडिको, जूट एक्सेट्रा। इसका क्या बन चुका था, इंडिया एक्सपोर्टर बन चुका था। मतलब यहां से ये सब चीजें, ये सब उगा कर वो बाहर बेचता था। ठीक है, and an importer of finished consumer goods like cotton, silk and woolen cloths and capital goods like light machinery produced in the British industries। क्या बोला जा रहा है कि जो इंडिया है वो क्या बन गया था, इंपोर्टर बन गया था, वो भी फिनिश्ड गुड्स का। ठीक है, जो कि क्या है, कॉटन भेजी तो वहां से क्या आ रहा है,
कॉटन का कपड़ा बन के आ रहा है, ठीक है, कॉटन क्लॉथ्स बन के आ रहे हैं, सिल्क बेची तो सिल्क क्लॉथ्स, वूलन क्लॉथ्स, ये सब चीजें, मतलब फाइनल प्रोडक्ट्स ब्रिटिशर की इंडस्ट्री, ब्रिटिश की इंडस्ट्री बनाती थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स लोग बनाते थे एंड वो इंडिया में भेजते थे। तो मतलब इंडिया जो था एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट तो बन ही गया था और इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बन चुका था। इंडिया का रॉ मटेरियल बाहर जाता था और वहां से फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के इंडिया में आता था, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, मतलब जो भी एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स चलते थे, जो भी फॉरेन ट्रेड चलता था, उस पे कंट्रोल किसका था, एकाधिकार किसका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, ठीक है, आए समझ में। मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन व्हाइल द रेस्ट वाज अलाउड विद few other countries like China, Ceylon, श्रीलंका एंड पर्सिया, ईरान। क्या बोला जा रहा है कि आधे से ज्यादा जो फॉरेन ट्रेड होता था ना उस टाइम पे इंडिया का, वो किससे होने लगा था, वो सिर्फ ब्रिटेन तक ही सीमित था, ब्रिटेन तक ही रेस्ट्रिक्टेड था, मतलब ब्रिटेन तक ही लिमिटेड था। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या रूल निकाला कि इंडिया का जो भी फॉरेन ट्रेड होगा आधे से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होगा, ब्रिटेन के साथ होगा, और बचा हुआ किसके साथ होगा, चाइना के साथ, सिलोन के साथ, जिसे अभी हम श्रीलंका बोलते हैं, एंड पर्सिया मतलब ईरान के साथ, ठीक है। उन्होंने ये लिमिट लगा दी किस पे, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया पे, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनल इन 1869 सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। फिर उसके बाद दूसरी चीज उन्होंने क्या करी, उन्होंने स्विस कैनल खोल दिया, वो भी 1869 में, ठीक है, आया समझ में। इंडिया एंड ब्रिटेन के बीच में उन्होंने क्या खोल दिया, डायरेक्ट रूट खोल दिया, जिसे हम बोलते हैं स्विस कैनल, ठीक है। मतलब जो शिप्स थी ना वो स्विस कैनल से होते होते डायरेक्टली कहां पे पहुंच जाती थी, इंडिया से ब्रिटेन, ब्रिटेन से इंडिया। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे कि यहां पे मैं आपको ब्लैंक पेज पे समझाती हूं, जैसे कि ये है ब्रिटेन, ठीक है, ये है ब्रिटेन और ये है इंडिया, ठीक है, हमने मान लिया ये है इंडिया। तो पहले क्या होता था, यहां पर हम मान लेते हैं ये क्या है, ये नदी है, ठीक है, ये पूरा एरिया नदी बना हुआ है, ठीक है, आया समझ में, और अफ्रीका का ये एरिया है। तो पहले क्या होता था, इंडिया को अगर ब्रिटेन तक जाना होता तो पूरा अफ्रीका से राउंड मारते हुए वो ब्रिटेन तक पहुंचती थी, ठीक है, आया समझ में। इसमें क्या होता था, बहुत सारा टाइम लगता था, बहुत सारा पैसा भी लगता था, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती थी, ठीक है, आया समझ में। इंडिया को कुछ भी ब्रिटेन से भेजना है या ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को कुछ भी इंडियन मार्केट में भेजना है तो उनको पूरा ऐसे घूम के जाना पड़ता था, जिस वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगता था एंड ऑफकोर्स टाइम भी लगता था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे स्विस कैनल खोल दिया, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा रूट खोल दिया जिसके थ्रू जो इंडिया है वो डायरेक्ट ब्रिटेन में रॉ मटेरियल भेज सकती थी एंड ब्रिटेन भी इंडिया में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भेज सकता था, ठीक है। एंड इससे क्या हो रहा है, ये एक शॉर्टकट बना दिया जिससे टाइम भी बच रहा था एंड उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उतनी नहीं लग रही थी, ठीक है, आया समझ में। ये सब ब्रिटिशर्स ने क्यों किया, सिर्फ अपने फायदे के लिए, इंडिया का इसमें कोई फायदा नहीं था, सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही फायदा था, ठीक है, आया समझ में। तो ट्रेड थ्रू स्विस कैनल, स्विस कैनल के थ्रू ट्रेड कैसे होता था वो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्विस कैनल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इस्थमस ऑफ स्विस इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। क्या बोला जा रहा है, एक आर्टिफिशियल वाटरवे उन्होंने बनाया, ठीक है, शिप्स के थ्रू, जो शिप्स थी उनके लिए एक डायरेक्ट रूट बना दिया जिसके थ्रू वो ट्रेडिंग कर पाते थे, ठीक है, फॉरेन ट्रेड कर पाते थे। द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनल इन 1869 रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट इजी। वही बोला जा रहा है कि जैसे ही उन्होंने 1869 में स्विस कैनल खोला, इस वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो रिड्यूस हो गई एंड जो ब्रिटिशर्स थे वो आसानी से अपने जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो इंडिया के मार्केट में भिजा सकते थे, ठीक है। द कैनल प्रोवाइडेड अ डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया एंड अवॉइडेड द नीड टू सेल अराउंड अफ्रीका। वही बोला जा रहा है कि अफ्रीका में घूम के जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उन्होंने एक डायरेक्ट ट्रेड रूट निकाला, डायरेक्ट रूट निकाला जिसके थ्रू शिप्स जो है वो ब्रिटेन और इंडिया में आ जा सकती थी, ठीक है, आया समझ में।
स्ट्रैटेजिकली एंड इकोनॉमिकली इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज इन द वर्ल्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाटरवे डायरेक्ट रूट बन गया था पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, आया समझ में। चलिए देन फिर उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के आते ही जो इंडियन वेल्थ है वो ड्रेन होने लगी, ठीक है। अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। मतलब ये तो आपको पता ही है, ब्रिटिश रूल के अंडर में जो इंडिया थी वो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने लगी थी, मतलब एक्सपोर्टर बन चुकी थी रॉ मटेरियल का, एंड इम्पोर्टर बन चुकी थी फिनिश्ड गुड्स का, मतलब फाइनल प्रोडक्ट का, ठीक है। There was huge export surplus due to excess exports. However, export surplus was used to make payment for expenses incurred by an office set up by the colonial government in India to meet expenses on war fought by the British government to import invisible items. कुछ नहीं समझ आया, समझाती हूँ मैं। जैसे कि आपको पता है जो हमारी इंडिया है ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या बन चुकी थी, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो इससे क्या होता था, जैसे कि जो इंडिया का रॉ मटेरियल बाहर जाता था उससे पैसा जनरेट होता था, सरप्लस जनरेट होता था, जो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है सरप्लस, मतलब इनकम जनरेट होती थी। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, वो खुद रख लेती थी उस सरप्लस को, एंड उसके बाद वो क्या करती थी, उसको किन कामों में लगाती थी, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए नहीं लगाती थी, टू मेक पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो ऑफिस सेटअप करते थे ब्रिटिशर्स, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटेन में क्या बनाती थी, ऑफिस बनाती थी, उस पे लगा देती थी ये सरप्लस, उसमें पेमेंट कर देती थी, ठीक है। फिर उसके बाद टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वार फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जो ब्रिटेन के जो भी वार्स रहते थे उसके एक्सपेंसेस, उसके खर्चे को भरने के लिए ये सरप्लस लगा देती थी। पहले किस में लगाती थी, ऑफिस सेटअप करने में, दूसरा वार में लगा देती थी, ठीक है। तीसरा टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम्स, कोई भी इनविजिबल आइटम्स उनको इंपोर्ट करने रहते थे उसमें भी ये सरप्लस चला जाता था किसका, इंडिया का। लगाती कहाँ थी, अपने फायदे के लिए, ठीक है, आया समझ में। जब हर चीज वो अपने फायदे के लिए कर रही है उससे क्या हो गया, जो इंडियन वेल्थ है वो कम होने लगी, ड्रेन होने लगी, ठीक है, आए समझ में। तो ऐसे क्या हुआ, इन तीनों पॉइंट से हमें समझ में आ रहा है, ऐसे हमारा फॉरेन ट्रेड घटने लगा, ठीक है, अफेक्ट हो गया, वो भी बहुत ही बुरे तरीके से, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, एंड प्रीवियस टॉपिक्स अगर पढ़े हैं तो आप जाके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लग रही है ये वाली तो क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर भी करना है, वीडियो पे कमेंट करके जाना है और बताना है वीडियो आपको कैसी लगी है। एंड शेयर किसके साथ करना है, ऑफ कोर्स अपने दोस्तों के साथ करना है, ताकि वो भी अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ पाए, ठीक है। सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और जिनको शेयर करोगे उनको भी बोलना है कि सब्सक्राइब करना है, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आप अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।